अस्सलाम वालेकुम। निगरान हुकूमत तो बन गई, लेकिन पाकिस्तान को चैलेंजेस आज भी वही दरपेश हैं जो पहले थे। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की इकॉनमी है। इस वक्त फ़ॉरेन एक्सचेंज की सूरत हाल सबसे ज़्यादा दबाव का शिकार है, और उसी दबाव के सबब पाकिस्तान में महंगाई जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। पहला महीना जुलाई जो है उसके नंबर्स जो रिमिटेंसेस के हवाले से आए और जो बरामदात के हवाले से आए, दोनों नीचे मनफी रुझान की निशानदेही करते हैं। एज ए रिज़ल्ट जो रुपया है डॉलर के मुकाबले में आज ओपन मार्केट में 300 रुपया क्रॉस करके, जब रुपया 300 क्रॉस करता है डॉलर के मुकाबले में, तो उसका लामहला इम्पैक्ट आएगा आपकी बाकी अशिया की कीमतों के ऊपर। हम पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कीमतें भी कुछ ऊपर चढ़ी हैं। उनमें इजाफा होने का कभी इम्कान है। आज ना किया तो 15 दिन बाद उससे दोगुना करना पड़ेगा। एक इम्पैक्ट होता है पास थ्रू का, वो आप जितना डिले करेंगे उतनी कॉस्ट बुक करते जाएंगे, बाद में आपको इजाफा और ज़्यादा करना पड़ेगा। दीगर अशिया भी जो पाकिस्तान बाहर से मंगवा रहा है उनकी कीमतों में इजाफा होगा। तो निगरानों के लिए, जिसमें टाइम नहीं है उनके पास सांस लेने का, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान की इकॉनमी है। अगर नहीं संभालेंगे, फौरी तौर पर तवज्जो नहीं देंगे, तो मामला बिगड़ जाएंगे। एक सूरत हाल हमने देखी थी मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद, उस वक्त भी निगरान सेटअप था, डिले किया गया उस वक्त भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को। उसके बाद इतनी ज़्यादा सज़ा मिली कि जो डॉलर के मुकाबले में रुपए का रेट उस वक्त 60 रुपये हुआ करता था, 60 रुपया $1, और एकदम से उसने छलांग मारी और 80 रुपये पे चला गया, फिर 90s में आ गया, फिर 104, जिसके बाद में कहा जाता था कि इसहाक डार ने मसनूई तौर पर उसको 104 पे रोक के रखा हुआ है। तो ये रुपया जो है वो आपका रोक नहीं सकते जब तक आपके पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नहीं हो। उसके ऊपर निगरान वज़ीर आज़म जो है उनको अपनी टीम के लिए फौरी तौर पर मुशावरत का अमल मुकम्मल करके किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री, ताकतवर शख्स को जो पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रख सके, जिसको ये पता हो कि रुपये की कदर को मुस्तहकम करने के लिए बरामदात बढ़ानी है। वैसे सिर्फ कहने से कि रुपया 200 रुपये पे हो जाएगा, नहीं होगा। आप जब तक फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नहीं बढ़ाएंगे, आप रुपये की कीमत को मुस्तहकम नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अफरात ज़र पे काबू पाना है। 7,000-8,000 अरब रुपया सालाना अगर आप खसारा कर रहे हो और आप उतना ही इजाफा कर रहे हो अपने कर्ज़ों के अंदर सालाना बुनियादों के ऊपर, तो फिर दुनिया की कोई इकॉनमी, डेवलपिंग कंट्रीज़ ख़ास तौर पर, वो आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं चल सकता जिसकी इकॉनमी का साइज़ ही इतना छोटा है, और हम 7-8 हज़ार अरब रुपया खसारा करते हैं और फिर उतने ही पैसे अपने कर्ज़ों में इजाफा करते हैं। अगले साल हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स का जो बर्डन है पहले से कई गुना बढ़ चुका होता है, और फिर हम उसके लिए मज़ीद कर्ज़े लेते हैं पहले कर्ज़ों को अदा करने के लिए। और ये सिलसिला जो है पिछले चंद सालों में इतनी बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है कि इस वक्त जो पाकिस्तान टोटल टैक्सेस इकट्ठे करता है उसका बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट्स की नज़र हो जाता है। हमारे पास अपना डिफेंस का बजट पूरे करने के लिए भी अपने पैसे नहीं। दिफा का अखराजात हम पैसे उधार लेकर या दीगर जो दुनिया के ममालिक हैं उनसे कर्ज़ा लेते हैं और फिर अपने दिफाई अखराजात पूरे करते हैं। क्या हम फिर अपने आप को एक ताकतवर, इंडिपेंडेंट और आज़ाद मुल्क कहलाने के लायक रह जाते हैं कि जिसको दिफा चलाने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ते हैं? और ये मामला अर्जेंटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम कुछ बुनियादी ख़राबियाँ अपनी इकॉनमी में पिछले 10-15 सालों में पैदा कर चुके हैं, और सबसे बड़ी ख़राबी, उसकी जड़ जो है वो एक ही है। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नहीं है, आपके पास बरामदात नहीं है, आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुल्क के हालात भी ऐसे रहे, उसके सबब बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। तो जो भी आएगा निगरान वज़ीर ख़जाना, उसको फ़ौरी तौर पर इन इश्यूज़ को एड्रेस करना है। दूसरा ये है कि निगरान आप कितना अरसा चलाएँगे, 6 माह, 8 माह, 10 माह, 12 माह, 2 साल, जितना अरसा भी चलाएँगे ये मुल्क के इस्तेहकाम का सबब नहीं बन सकते। ये कड़वी गोली दरमियान में आके मुल्क के कुछ बुनियादी इश्यूज़ एड्रेस कर जाएँ, इकॉनमी के कुछ बुनियादी फ़ैसले ले जाएँ जो पॉलिटिकल लोग नहीं ले पाए पिछले चंद सालों में, तो वो तो इनकी मेहरबानियों की खिदमत होगी। लेकिन लामुतनाही मुद्दत के लिए इंतखाबात को मौखर करना बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो दाखिली खलफशार है उसमें इजाफे का सबब बन सकता है। क्योंकि हम एक ऐसी सूरत हाल में है कि पोलराइजेशन सोसाइटी में हमने 5 सालों में बहुत बढ़ा ली है। वो चोर डाकू के नारों के अंदर आधा मुल्क, बाकी आधे मुल्कों को गद्दार कहने पे तैयार बैठा हुआ है। वो जो उसके हामी हैं वो दूसरे को पाकिस्तानी नहीं मानते, जो उधर वाले हैं वो इसको पाकिस्तानी नहीं मानते। तो इस तरीके से मुल्क आगे बढ़ते नहीं हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल एक इंतहाई अहम इजलास हो रहा है, और उस इलेक्शन कमीशन के इजलास के अंदर ब्रीफिंग देगा उनका जो लीगल विंग है या उनकी टीम जो है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से। ये जो नई हल्का बंदियाँ होनी है, पॉपुलेशन सेंसिस के मुताबिक हमारी आबादी जो है वो तकरीबन 24 करोड़ हो चुकी है, और CCI के इजलास ने उसका गज़ट नोटिफिकेशन कर दिया। जब गज़ट नोटिफिकेशन हो जाए तो ये बाइंडिंग हो जाता है कि आप डिलिमिटेशन करें। डिलिमिटेशंस के लिए लॉ के अंदर 4 से 4.5 माह की मुद्दत है जिसके अंदर उनको ये सारा अमल मुकम्मल करना है, और 4 से 4.5 माह से ज़्यादा भी वो मुद्दत ले सकते हैं, क्योंकि मामला इस वक्त टेढ़ा ये है कि
नंबर ऑफ़ सीट्स का इजाफा नहीं हो सकता, ना सूबाई सतह पर ना कौमी सतह पर, वो वही रहेंगी आबादी में इजाफे के बावजूद। तो उन्हीं सीटों के अंदर आपने आबादी को तकसीम करना है, सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में भी। और डीलिमिटेशंस के लिए फिर आपके अजला की जो हदूद है और जो नशिस्त जो वोटर्स की तादाद है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, और ये अमल मुकम्मल करके फिर स्कीम ऑफ इलेक्शंस की तरफ जाता है इलेक्शन कमीशन। पहले डीलिमिटेशन कर लेता है सूबाई और कौमी की, और फिर कहता है आप आए इलेक्शन की स्कीम की तरफ, जिसके लिए कम अज़ कम उन्हें 54 डेज़ रिक्वायर्ड है। तो अगर इस मुद्दत को आप सामने रखें तो कम अज़ कम भी अगर आप जल्दी जल्दी में बताएं ना कि सारा वक्त पे सारा कुछ हो गया है, कुछ ताख़ीर नहीं है, तो मार्च 2024 से पहले इंतखाबात पाकिस्तान में नज़र नहीं आते। मार्च में सेनेट इलेक्शंस होने हैं, तो 11 मार्च को अगर सेनेट की तारीख है तो फर्स्ट वीक कर लें मार्च का, या लास्ट वीक कर लें फरवरी का, फरवरी 2024, जिसमें मुतवक्को आपकी डेट हो सकती है इलेक्शंस की। तो इसका मतलब यह है कि कम अज़ कम 6 माह तो ज़रूर निगरान आए और वो यहाँ बैठेंगे। अगर इससे ज़्यादा बैठना चाहें तो उसके लिए भी पाकिस्तान में कोई साइंस निकल सकती है, लेकिन ये मुद्दत 6 माह वाली ये तो दीवार पे लिखी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जाते हुए PDM की हुकूमत अपने हाथों से ख़ुद सेंसस को नोटिफाई करके गई है। और अब ये किसी को इल्ज़ाम दें कि उसकी वजह से ताख़ीर हुई है तो वो बात भी दुरुस्त नहीं होगी। ना नोटिफाई करते तो फिर स्कीम ऑफ थिंग्स यही होती 60 रोज़ या 90 रोज़, या 60 रोज़ में इलेक्शन कराने थे या 90 रोज़ में कराने थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को दूसरी तरफ जाना है, पहले डीलिमिटेशन की तरफ जाना है। ये सूरत हाल है, और आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ के ऊपर फोकस भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्स इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में कमरज़मान कायरा साहब हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और वी आर होपिंग कि खुर्रम दस्तगीर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और शुएब साहब वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। कमरज़मान कायरा साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करता हूँ। मैंने आपके आने से ज्वाइन करने से अभी पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के इकॉनमी जो है वो टाइम का इंतज़ार नहीं कर सकती कि निगरान ने कब आना है और कब जाना है और इलेक्शन कब होने हैं कब नहीं होने। इसको आपको डे टू डे बेसिस पे फौरी तौर पे एड्रेस करना है। रुपया आज 300 को क्रॉस कर गया है, अफरात ज़र पहले ही आपका 40-50% पे फूड प्राइसेस और इम्पैक्ट आएगा। दूसरा इशू आपके इलेक्शंस का है, पहले तो इसी पे एड्रेस कर लेते हैं। क्या निगरानों वाला अमल जो था, आपने सोच विचार करके पहले चीज़ों को डिस्कस कर लिया था आपस में कि कैसे वज़ीर ख़जाना आएंगे, ये वज़ीर आज़म होंगे? काकड़ साहब का नाम तो मुझे पता चला जिस दिन नॉमिनेशन हुई है उसी दिन सुबह नाम इनका आमद हुई और फिर फाइनलाइज हुआ। नदीम साहब, जहाँ तक ताल्लुक इकोनॉमी का है, कोई दूसरी राय नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आए, केयर टेकर हो या रेगुलर कल गवर्नमेंट आएगी, उनकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी यकीनन यही होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें दूसरी प्रायोरिटी भी है कि हमें आइन के ऊपर अमल करके अपनी जो गवर्नेंस है उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि वो भी डायरेक्टली लिंक्ड है इसके साथ। लेकिन इसको फौरी तौर पर फोकस की ज़रूरत है और इसमें एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। रुपया फौरी तौर पे मुस्तहकम कर लेना इस गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट के बस का रोक तो नहीं होगा। फौरी तौर पे हम इस तवक्को करें कि ये चीज़ें सस्ती कर लेंगे, ये इकॉनमी को टर्न अराउंड कर लेंगे, कोशिश इनकी शुरू होगी। लेकिन इनके रास्ते में एक रुकावट ये भी होगी कि कोई मेजर फैसला ये नहीं ले सकेंगे। लेकिन इस वक्त जो इकॉनमी की जो करेक्शंस के लिए जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, जो रास्ता तय किया गया था, उसी पे अमल दरामद के लिए भी कई सारे रुकावटें हैं, कई सारे पहाड़ होते हैं रास्ते में। तो वो ये तय करें और उसी जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, जो हमारा वे फॉरवर्ड है, उसी को डिज़ाइन को आगे बढ़ा लें, तो ये बहुत बड़ा कामयाबी का मरहला होगा। खुर्रम साहब भी हमारे साथ है। खुर्रम साहब, आप क्या फरमाते हैं? केयर टेकर्स को कुछ नापसंदीदा फ़ैसले ले लेने चाहिए। अब तो आपने लॉ अमेंड करके केयर टेकर्स को एम्पावर कर दिया हुआ है, तो एक ऐसा वज़ीर ख़जाना आए जो कुछ चीज़ें सियासी हुकूमतें नहीं करती उसको एड्रेस कर ले। और सर्कुलर डेट्स हैं, हम फंसे हुए हैं, गैस का ही सर्कुलर डेट देखें तो वो 1100-1200 पे पहुंच गया। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस कर ले एटलीस्ट, ताकि आने वाली हुकूमत जो है वो खुश उसलूबी से मामला को आगे लेकर बढ़े। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो जो अभी मुंतखब हुकूमत जिसने अपनी मुद्दत मुकम्मल की है वो ये मामला कर जाते। इतने आसान नहीं है इशूज। 2-3 मामलों पे जरूर केयर टेकर अगर कोई प्रोग्रेस करना चाहे, लेकिन वो भी उनके लिए कठिन होगा कि वो हमारे जो कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइज होनी है, जिसमें PIA है या पाकिस्तान स्टील है या कुछ पाकिस्तान रेलवेज के हिस्से हैं, अगर वो उसके ऊपर आगे जाना चाहें। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आई थिंक बहुत बड़ी रुकावट है वो मार्केट सेंटिमेंट की है। लेकिन ना जो पाक रुपी है, अगर आप मंतकी तौर पर उसको देखें तो पाकिस्तान में अब जो है रिजर्व्स एक माकूल सतह पर हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट, चले जुलाई के नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में है। तो जब ये दो चीजें कंट्रोल में हैं तो फिर कोई मंतकी वजह नहीं है कि रुपये की कीमत जो है वो गिरनी चाहिए, लेकिन वो गिर रही है और वो हमारे सामने है कि जी ओपन मार्केट में जो सिचुएशन है
तो इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो मार्केट सेंटिमेंट से भी खराब हो रहे हैं। और हुकूमत के सामने जो चैलेंज है, चाहे वो निगरान हुकूमत है, वो यही है कि उनके पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर होल्ड ऑफ कर सकते हैं, वो जो जिसे हम कहते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, कि जी अगर पेट्रोल की कीमत से महंगाई बढ़ रही है या यूटिलिटीज बिजली और गैस की कीमत से महंगाई बढ़ रही है, उसे तो रोका रोका जा सकता है। लेकिन जो हमारा दूसरा इशू है कि भाई अगर डिवैल्यूएशन मुस्तकिल होती रहे, क्योंकि पाकिस्तान में गालिबन इस वक्त जो दो सबसे बड़े कारोबार हैं वो डॉलर्स में सरमायाकारी है और रियल एस्टेट है, और दोनों ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिव नहीं है। तीसरा इशू बड़ा संजीदा है जिसकी तरफ आपने एक इशारा भी किया बजट के हवाले से, और वो ये है कि क्या पाकिस्तान में जो एक गैर मामूली तौर पर इस वक्त जो शरे सूद है, क्या वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सूटेबल है या नहीं है। आईएमएफ के साथ बहुत बड़ी डिबेट हुई इस मामले पे, वो इससे मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो कारोबार को हर्ट करता है, जो लोग बैंक से कर्जे लेकर कारोबार चलाते हैं, या वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाता है जिसने उन कर्जों की अदायगी करनी है। पाकिस्तान में जो ऊंची शरह सूद है वो किसी भी तरह महंगाई को कंट्रोल करने में मदद नहीं करती। तो ये 3-4 बड़े संजीदा मामलात हैं। इस पर दुरुस्त अगर है। तो कोई नई सोच सामने आ 22% सकती है, पॉलिसी रेट रख के नए कहें कि इकॉनमी चलेगी, तो 22% पॉलिसी रेट के साथ इकॉनमी नहीं चल सकती। नहीं अर्जेंटीना नहीं की चल जिन सकती लोगों ना ने जी। तबाही का और हाल मैं देखा, और उनकी यही बात है करेंसी कि का और हमें उनके ये जो शरह सूद का जो मुवाजना था, हम इस वक्त उसी लाइन पे हैं जिस तरीके से अर्जेंटीना तबाह हुआ था। शोएब शाहीन साहब भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। शोएब साहब, जो इलेक्शन के मामलात हैं, पहले उसी से स्टार्ट करते हैं, कुछ सियासी इस मामलात की तरफ आए। इलेक्शन कमीशन कल इजलास कर रहा है जिसमें डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसका टाइम फ्रेम उन्होंने डिस्कस करना है। तो 4-4.5 माह वो कहते हैं इलेक्शन वाले कि हमारा टाइम लगता है इस प्रोसेस के ऊपर। फिर 54 रोज़ की अगर इलेक्शन स्कीम लगाएं तो फिर तो 6 माह तो कहीं नहीं गए कम अज़ कम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे दोस्त कायरा साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। आप ही के प्रोग्राम में कई दफ़ा हमने बात भी की। पंजाब और केपी का इलेक्शन भी सिर्फ इसलिए मेन रीज़न इसलिए नहीं करा सकते कि जनाब उसमें तो ये कैसे हो सकता है कि ये इलेक्शन हो जाएं पुरानी सेंसस पे और दूसरे इलेक्शन हो जाएं नई सेंसस पे। दूसरी बात एक थी कि ये 30 अप्रैल को मरदमशुमारी का इशू फाइनलाइज हो गया। आप इसको मई में, इसको जून में आप इसको नोटिफाई कर देते अगर आप इसमें इंटरेस्टेड थे। बल्कि थ्रू आउट इन्होंने ये कहा कि हमने पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शंस कराने हैं, नई मरदमशुमारी पे हम इसलिए नहीं कराएंगे। ये पिछले जो 3 महीने इन्होंने कहा, पहले तो कहते थे पंजाब का इलेक्शन इसलिए नहीं कराना कि सेंसस हो जाए। वो 30 अप्रैल को हो गया, मई में किसी डेट पे वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करके नोटिफाई कर सकते थे, नहीं किया। और ये अगस्त से पहले ये फड्डा ख़त्म हो जाना था, लिमिटेशन किया ही नहीं ना, जाते जाते किया है कि जिससे 4 माह और आगे और चले गए। एक हफ्ता पहले ये नोटिफाई करना, ये इसमें तो दो बातें हैं। एक बदनीयती है कि ताकि इलेक्शन को डिले किया जाए। इस वक्त पीटीआई अभी भी पॉपुलरिटी पे है, इस वक्त इनको ख़तरा है कि पीटीआई इलेक्शन फिर जीत जाएगी। एक तो ये है। दूसरा मसला इनका ये है कि किसी ना किसी तरीके से एक बहाना मिल जाए कि इसको डिले प्रोसेस को, इलेक्शन प्रोसेस को डिले करने का, और इस वजह से इन्होंने अच्छा ये किया। तीसरा एक रीज़न है, देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है उसके मुताबिक जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होते हैं पॉलिसी डिसीजंस वो ले सकते हैं। इस वक्त पहली बात तो यह है कि वो जो केयर टेकर बैठे हैं उनका टेन्योर भी ख़त्म हो गया। दूसरी बात है कि दे आर नॉट इलेक्टेड, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ CCI, क्योंकि वो पॉलिसी डिसीजंस वो लेने का हक नहीं रखते। तो इसलिए कंपोजिशन ऑफ CCI भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस स्टेज पे इसको नोटिफाई करना और इसको बुनियाद बना करके इलेक्शन को इल्तवा करना, देखिए इलेक्शन का इल्तवा आर्टिकल 224 के मुताबिक वो बाइंडिंग है कि विद इन 90 डेज़ आपने इलेक्शन कराने हैं। और बल्कि होना तो ये चाहिए था कि ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म इनको 60 डेज़ में इलेक्शन करा देने चाहिए थे, क्योंकि आप 3 दिन पहले, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, थ्रू आउट हमने इनके ताने सुने कि जनाब इन्होंने केपी और पंजाब की असम्बली क्यों तोड़ी। कायरा साहब से इसका जवाब लेते हैं। कायरा साहब, ये असम्बली को डिबेट जो है करना, इसको आप ही कहीं किसी नतीजे पे पहुंचाइए, क्योंकि एक हफ्ता पहले नोटिफाई करने का मकसद तो यही था कि आप 4 माह इलेक्शन और आगे चले जाएं। आपको भी पता है, सबको पता है कि डिलिमिटेशन पे टाइम लगना। मलिक साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि मरदमशुमारी का अमल अप्रैल में मुकम्मल नहीं हुआ। यस, डेट 30 अप्रैल थी, मुकम्मल डेट अप्रैल की थी लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। जून में रखी गई थी कि जून में इसका डेट फाइनल हो जाएगा। फिर जून से भी लेट हुआ क्योंकि आपके इल्म में है कि सुबह सिंध, MKM, पीपल्स पार्टी, बाकी लोगों के एतराज़ात थे इस पर।
फिर इसके कई दफ़ा और इलाकों के सर्वे कराए गए, फिर सेटेलाइट मैपिंग कराई गई, और ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हद तक थे। इसमें कोई इंटेंशनल डिले इस तरह नहीं था जो जिस तरह बयान इस किया जा डेटा रहा को वैसे आपको नोटिफाई करना चाहिए था, जिसमें कराची की पॉपुलेशन पहले आपने दिखाई कोई 12.7 मिलियन, फिर आप उसको ले गए 20 मिलियन। देखिए, गुजारिश पंजाब है की पॉपुलेशन आपने 57% से घटा के 50% कर दिया, अब 53%। बलूचिस्तान की बात 1 करोड़ से 2 करोड़, अब 1.5 करोड़। ये नंबर नोटिफाई मेरे तो ख्याल में ज़ाती हैसियत में पूछें, एज ए जर्नलिस्ट तो नहीं होने चाहिए। तो आपका ख्याल दुरुस्त हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जिन्होंने ये करने थे और जिन्होंने इसको एक्सेप्ट आप करना ही ने था, तो करना था सर। नहीं मैंने नहीं करना था, ये मरदमशुमारी वालों ने करना था ना, शुमारियात महकमे ने करना था। तो शुमारियात वालों ने उसकी करेक्शंस की। ये जो सवालात आप उठा रहे हैं ना, यही सवालात मुख्तलिफ मीटिंग्स के दौरान खतूत लिख के भी और मीटिंग्स के अंदर भी सूबों ने और जमातों ने इलेक्शन मरदमशुमारी के साथ उठाए, महकमा मरदमशुमारी, और उन्होंने इसके लिए उनको एड्रेस किया। बार बार वो मुख्तलिफ इलाकों के सर्वेज किए गए। कराची का इशू यही था, और उसमें सीरियस एक इशू आया था कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी उनकी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हुई थी। जब आइडेंटिफाई हुआ तो एड्रेस हुआ। अब सवाल यह है कि उसमें 2 चीफ मिनिस्टर वो थे जो उनका इख्तियार नहीं था। वहाँ मेजॉरिटी से फैसले होते हैं और 8 में से 2 मेंबर निकाल भी दें तो 6 मेंबरों के फैसले हैं, लेकिन वो उनका इख्तियार था, इसलिए फैसले हुए। तीसरी गुजारिश यह है कि हमने इलेक्शन को डिले करके हमें कोई फ़ायदा हो सकता है। इस वक्त फ़र्ज़ करें एक गवर्नमेंट जो मौजूदा बैठी है, ये आइंदा आने वाले दिनों में और मुश्किल फ़ैसले लेती है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं अभी कि हमें वो फ़ैसले लेने चाहिए। यूँ तो हमने वो सारे फ़ैसले लिए जो हमने मुआहदों के तहत ये हमें लेने की ज़रूरत थी, हमने मैक्सिमम फ़ैसले किए। यानी ये नदीम साहब कभी हुआ है कि एक हुकूमत ख़त्म होने को है और इलेक्शन सर पे खड़ा है और फिर भी आप 20 रुपये लीटर तेल की कीमत बढ़ा रहे हैं, आप गैस की कीमत, तेल की कीमत, बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि वो मुल्क की ज़रूरत का फ़ैसला था, सियासी तौर पर नुकसानदेह था, किया। अभी भी इस गवर्नमेंट ने अगर मुश्किल फ़ैसले करने हैं, लोगों की ज़िंदगी में कोई तलखी आएगी, तो वो केयर टेकर के ज़िम्मे नहीं पड़ेगी, वो अल्टीमेटली ज़िम्मा हमारे ही आएगी। तो गवर्नमेंट को तो ये सूट करता है, हमें पॉलिटिकल पार्टियों को, कि क्विकली इलेक्शन में चले जाते। अब सवाल यह है कि आपको ये भी याद होगा कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी उस पर एतराज़ हुआ, वो मरदमशुमारी अप्रूव नहीं हुई थी, उसको कंडीशनली अप्रूव किया गया। 2018 में एक आईनी तरमीम की गई थी और उस तरमीम के अंदर तय हुआ था कि ये मरदमशुमारी एक दफ़ा के लिए है, अगली दफ़ा इलेक्शन से कबल मरदमशुमारी कराई जाएगी। ये मरदमशुमारी उसी शर्त के तहत इमरान खान साहब ने शुरू कराई थी, हमने शुरू नहीं कराई। उन्हीं के दौर में टैबलेट्स के ज़रिए ये जो इसका डिजिटल मरदमशुमारी का कॉन्सेप्ट दिया गया था, हमने नहीं दिया, हमने इसको डिले नहीं किया। मरदमशुमारी आपके दौर में हुई थी? हमारे दौर में शुरू हुई, और वो अच्छा इक्विपमेंट था, लेकिन उसको जिस तरीके से टेम्परिंग की गई उस डेटा के अंदर, फैसला उससे पहले का था। फैसला भी पहले का था। मरदमशुमारी आपके दौर में हुई? डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला भी हमसे पहले था। इट वाज नॉट ए बैड चॉइस, इट वाज, मैं उसको बैड की बात ही नहीं कर रहा। डेटा को टेम्पर किया गया ना, तो टेम्पर करें तो आप किसी चीज को भी कर सकते हैं। तो सर ये कह ही नहीं रहा कि टेम्पर्ड है या नहीं, ये तो बहस ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे दौर में नहीं हुआ। अगर ये ना कि हमने इसको डिले किया, और आपको याद होगा मैं आपके प्रोग्राम्स के अंदर भी बैठ के कुछ 4-5 महीने पहले जब ये बहस हो रही थी ना कि असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, इमरजेंसी लग जाएगी, मालियाती इमरजेंसी आ जाएगी, इलेक्शन डिले हो जाएंगे, उस वक्त ये बहस थी। मैं उस वक्त भी बार बार कहता था कि इलेक्शन डिले नहीं होंगे, सिवाय एक वजह के, और उस वक्त हमें नहीं लग रहा था जो प्रोविजनल रिजल्ट्स आ रहे थे मरदमशुमारी के कि इस पर इत्तेफाक राय हो पाए। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में रिकॉर्ड निकाल लीजिए, मैंने कहा था कि ये एक पहाड़ है पूरा जो गुजरना पड़ेगा, अगर इस पर इत्तेफाक राय हो गया तो फिर आपको इलेक्शन थोड़े बहुत डिले करके इलेक्शन ये कराने पड़ेंगी, हल्का बंदियां, क्योंकि ये भी एक आईनी तकाजा है। ये भी उस वक्त की कौमी क़यादत ने बैठ के फैसला किया था। तो सिर्फ इल्ज़ाम दे देना काफ़ी नहीं है। खुर्रम साहब, फिर आप क्या देखते हैं फरवरी एंड 2024, उससे पहले तो ये टाइम ही पूरा नहीं होता इस पूरे प्रोसेस का, फिर 6 माह तो लगेंगे इस प्रोसेस को। मलिक साहब, मैं खुशगुमान हूँ और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन ये हिम्मत करे तो ये प्रोसेस 90 दिन में हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि एक ना सिर्फ आइन की उसके अंदर मैंडेट है, बल्कि इशू यही है कि हमें पाकिस्तान के आवाम से रुजू करना है, और जितनी जल्दी हम करेंगे उतनी जल्दी एक मजबूत हुकूमत जो है वो अमल में आएगी। अब इसके ऊपर बहस हो सकती है कि जी इलेक्शन कमीशन को एग्जैक्टली कितना वक्त चाहिए, क्योंकि बाद में उसके चैलेंजेस भी होने हैं कोर्ट्स के अंदर हल्का बंदियों के, पर हमें तो एम यही रखना है कि इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त पर होंगे, और इस लिहाज से भी इलेक्शन खुर्रम साहब कोई चांस नहीं है, खुशगुमानी वो होनी चाहिए जिसकी ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक हो। एक बात पहले तय करनी होगी ना कि क्या पुरानी मरदमशुमारी या नई मरदमशुमारी। जी
अगर नई मर्दमशुमारी पे है तो ये फिर बात दुरुस्त है कि फिर फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं हो सकता। फरवरी एंड 6 माह का पूरा फरवरी से पहले साढ़े 6 महीने, अगर ये 6 महीने से पहले हो सकता अगर 6 महीने का मतलब है 9 फरवरी को होते हैं तो ये 6 महीने होते हैं जी। 9 फरवरी के बाद जाते हैं सर 4 महीने मर्दमशुमारी के अपने हल्काबंदियों के अपीलों के और 54 डेज इलेक्शन के, तो ये हो सकते हैं। तो 4 2 जी खुर्रम साहब कहिए। 6 से भी पहले। मलिक साहब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये आइन में नहीं, 2 अगर फरवरी के आखिर में आर्टिकल, जाता है एक आर्टिकल कहता है 90 दिन, दूसरा आर्टिकल कहता है कि मर्दमशुमारी। अब मर्दमशुमारी का ताल्लुक भी ये सिर्फ अदादो शुमार नहीं है, पाकिस्तानियों के जमहूरी हकूक से है, सूबों के हकूक से है, किस तरह कौमी असम्बली की सीटें जो है वो पोर्शन हो रही हैं, या सूबों के अंदर किस तरह जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में सीटें पोर्शन हो रही हैं। तो लिहाजा ये कहना कि जी सिर्फ 90 दिन वाला आर्टिकल ही है आइन के अंदर, वो नहीं है। आइन ये भी कहता है कि सूबों के हकूक भी देखने हैं, पाकिस्तानियों के हकूक। अगर किसी सूबे के हकूक बन रहे हैं नई मर्दमशुमारी में तो फिर उसका इजहार होना चाहिए आबादी के लिहाज से। तो लिहाजा ये दोनों चीजें अपनी जगह मौजूद है और इसी का जो बैलेंस करके चलना है। लेकिन फिर भी मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं तो बहुत पुरुमीद हूं कि चलें, जितना भी कुछ डिले हो सकता है चंद महीने का या चंद हफ्तों का, लेकिन इंशाल्लाह सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जो मार्च के इलेक्शंस हैं, आपने दुरुस्त का आगाज में, उससे पहले पहले पाकिस्तान की कौमी असेंबली और चारों सूबाई असेंबलियां इंशाल्लाह वजूद में आ जाएंगी। 11 मार्च से पहले। उसका मतलब सर ये है कि 6 से 6.5 महीने लगेंगे, उससे जल्दी नहीं हो सकता। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। कायरा साहब, जो काकड़ साहब है, नवारुल्लाह काकड़ साहब, बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि उनका बिल्कुल लास्ट स्टेज पे नाम कहीं से आया। पहले जलील अब्बास जिलानी डिस्कस हो रहे थे, कई और नाम भी थे। ये तरीकाकार क्या था? आप लोग ज़्यादातर मेरे ख्याल उससे वाकिफ़ नहीं थे। मुझे तो पता नहीं है जी, मैं उस ना कमेटी का हिस्सा था, ना ही हमारे लेवल पे कोई कंसल्टेशन थी। कंसल्टेशन लीडरशिप में हमारे साथ अपनी पार्टियों के अंदर ज़रूर हुई, लेकिन जो मेजर कंसल्टेशन अमंगस्ट लीडरशिप हो रही थी वो तो वहाँ तक थी, इसलिए हमें उस प्रोसेस का पूरी तरह पता नहीं, उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता। जो दुबई में मियाँ साहब की मीटिंग थी और जो यहाँ शहबाज साहब का जिन लोगों से रब्ता था, एटलीस्ट इब्तदाई स्टेजेस पे काकड़ साहब नहीं थे, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे। मुझे ऑनेस्टली जो नाम मार्केट में घूम रहे थे ना कि ये फलाने दिया और ये फलाने दिया, उनके भी किसी ने तस्दीक करके नहीं कहा था किसी जमात की तरफ से, वो सारे भी हेर से के ऊपर थे। सो ये कोई किसी के पास तस्दीक शुदा बात नहीं थी। ये बात, इस पे बहुत सारी बहस है कि ये नाम कब आया, कैसे आया, क्यों हुआ, इशारतन कनायदन में बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखें, पहले नाम इसहाक डार साहब के नाम आया नून लीग की तरफ से, फिर खाकान साहब का नाम आया, फिर जलील अब्बास जिलानी का नाम से, इनका शायद साहब का नाम नहीं आया। जलील अब्बास साहब का नाम हमारी तरफ से नहीं आया। जलील अब्बास लेकिन ऑलमोस्ट फाइनल थे आपकी पार्टी की तरफ से। फाइनल हमारी तरफ से होंगे नहीं होंगे, नाम नहीं आया। यस। सो मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि डार साहब का नाम आया तो डार साहब का नाम प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि नो, ही विल नॉट बी। सो वो खत्म हो गया। अब सिर्फ सवाल ये है कि ये नाम जैसे भी है, अब इसको अगला देखना चाहिए कि नाम आ गया, दोनों अफराद ने इत्माम हुज्जत हो गई, चले वो करके, और प्राइम मिनिस्टर आ गए। काकड़ साहब एक यंग आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, आर्टिकुलेट है, आपके प्रोग्राम से आपके साथ दोस्ती है, डिसेंट फेलो, चीज़ों को समझने वाला है, और हमें चाहिए कि हम उनके साथ उनको सपोर्ट करें। वो इन दिनों में जो जितना भी टाइम है, 5.5 है, 5 है, 6 महीने का है, इसमें वो मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं। उनको बहुत मुश्किल का सामना होगा। उनसे कोई बड़ी तवक्कुआत तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्या मुश्किल फैसले हैं जो काकड़ साहब को करने पड़ सकते हैं? सर, इकॉनमी के हवाले से, और खुदा न खास्ता हमें कोई पता नहीं यार इस रीजन के अंदर क्या हो जाए। अफगानिस्तान के साथ जो आपके हालात हैं, खुदा न खास्ता इसकी तरफ कुछ चीज़ें चल पड़े, तो मेरा ख्याल है काकड़ साहब का ये भी एक फ़ैसला अच्छा है कि एक एक पश्तून बैकग्राउंड का काकड़, वहाँ भी काकड़ है अफ़गानिस्तान में भी, तो शायद आप वहाँ से भी कुछ इसको वहाँ से बेहतरी पैदा कर सके, इस जो इल्ज़ाम है इस पर। लेकिन काकड़ साहब से मुझे तवक्को है कि ही इज़ मच बेटर चॉइस देन मेनी अदर्स। शोएब साहब से पूछते हैं। शोएब साहब, आपकी पार्टी जनरली मुझे लगता है कि फील गुड है अबाउट काकड़ साहब, कोई मुझे नेगेटिव उसमें नज़र नहीं आया रद्द-ए-अमल। देखिए, पहली बात तो यह है कि ज़ाती तौर पर काकड़ के बारे में लोगों की राय अच्छी है, पीटीआई के लोगों की राय भी अच्छी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये था कि आपको एक अपोजिशन की वाहिद पार्टी है, उसके साथ मुशावरत करनी चाहिए थी। अगर पीपल्स पार्टी, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, कोalition गवर्नमेंट है, सारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अगर मुशावरत हो रही है। आपके राजा साहब ने तो नाम दिया है, क्या हो गया? राजा साहब को पहचानेंगे ये
भाई अब जो राजा साहब ने सवाए- उनको नहीं पहचाना, अब जो रिवर्स हो गया साइल- सर। अच्छा। पहले वो राजा साहब को नहीं हम तो पहचान समझ रहे रहे थे थे कि ना, अब इनको राजा नहीं- साहब ने उन्हें नहीं पहचाना, उन्होंने कहा ये नाम है मेरा, रखते हो तो देखिए रखो, नहीं तो फिर उस- जाएगा मामला इलेक्शन कमीशन में। देखें वो साहिल हैं इस वक्त भी वो PMLN के टिकट होल्डर के लिए वो ख्वाहिशमंद हैं, तो वो लेकिन है तो ट्रू PTI से ट्रू ना। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो उन्होंने किया होगा, लेकिन जब आप लेटर एंड स्पिरिट में जाएंगे तो उसके मुताबिक आपको वाहिद अपोजिशन पार्टी है उससे मुशावरत करनी चाहिए थी, लेकिन चलो नहीं हुआ। सर जिस प्रोफेशन में हैं जाए जज साहबान से कहें, लेकिन वही सर- स्पिरिट के मुताबिक फैसले सर, करने लग वो जाएं। तो चले अगला चैप्टर है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, स्पिरिट की बात ना करें, बात ये पर है ठीक है, तमाम ठीक में है, उज्जत ही बन हो रहे गए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनका किरदार और इनकी कारकर्दगी साबित करेगी कि क्या ये मोहसिन नकवी की पैरवी करके अपना नाम तारीख में सरनिगू करना चाहते हैं, या एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर और सियासी चपकलेश को कम मोहसिन करें। नकवी ने क्या खराबी पैदा की? क्या नहीं की, लाइक मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जबर और खौफ की फ़िज़ा जो पैदा की हुई है, जो लोगों को चादर चारदीवारी की पामाली है। कल एक 14 साल के बच्चे को 2.5 महीने बाद दोबारा गिरफ़्तार करने जाते हैं और जा करके उसके बाप का मर्डर हो जाता है, उस पर तशद्दुद करते हैं। ज़िले शाह एक स्पेशल बच्चा था, वो शहीद होता है पुलिस के हाथों में, उसको सामने तस्वीरें वीडियो मौजूद हैं, पर्चा होता है कि जी कत्ल कर दिया PTI के लोगों ने, उसमें इमरान खान को भी 302 में डाल देते हैं। 3 दिन बाद 4 दिन बाद कहते हैं नहीं एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट भी इमरान खान ने करा दिया, दूसरा पर्चा डाल देते हैं। और जो आज वर्कर्स को क्रश करने के लिए जिस तरह की पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है, सिर्फ और सिर्फ PTI के खिलाफ। अब 14 अगस्त पे मुझे बताएं, क्या पिंडी में 144 लगा दी? क्यों कि जी PTI के लोग निकलेंगे, आज़ादी मनाएंगे, और लोगों के खिलाफ धड़ाधड़ पर्चे दे दिए कि जी सिर्फ PTI का झंडा अगर कोई लेके चलेगा पाकिस्तान के झंडे के साथ तो वो जुर्म होगा, और उसको पकड़ के अंदर कर दो। और सैकड़ों FIR कटी, और लोगों के कारोबार बंद किए जा रहे हैं, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। क्या ये तर्ज अमल एक सियासी और मैं अगर जमहूरी पूछ तर्ज लूं कि अमल बनाने 50 के लिए? FIR सैकड़ों का है ना, 50 10 FIR दिखा दे, 10 भी मैं नहीं। आपको पिंडी वाले की मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए एक बात, मोहसिन नकवी साहब ने 9 मई नहीं कराया, वो आपकी अपनी चॉइस थी। ये ज़िले शाह वाला 9 मई से पहले के वाक़यात हैं। उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके अपने कर्मों जर्मों का फल है। और बिल्कुल आपके लीडर ने पिछले 10 महीने या 8 महीने उसकी तैयारी की थी, अपने जलसों में, अपनी मीटिंग्स में, अपने कॉर्नर मीटिंग्स में हलफ लिए थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो तुम निकलोगे, और जिस तरह तुर्की में एहतजाज किया उस तरह करोगे। तो तुर्की में क्या हुआ था, किस तरह की तैयारी है उसकी? सो गुजारिश ये है कि हाँ, हाई हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात तयशुदा है कि 9 मई से हम बचाना चाहते थे, हमने डायलॉग का रास्ता खोला था, आपने डायलॉग का रास्ता बंद करके कौम को भी बर्बाद किया है, सियासी अमल को भी खराब किया है, इदारों को भी इम्तिहान में डाला है। खुरम साहब जो इलेक्शन कैंपेन है वो पहले खुरम साहब जी, इलेक्शन कैंपेन है उसमें सियासी जमातें अगर हिस्सा ना ले पाएँ तो फिर उसकी प्रोसेस के ऊपर एक सवालात उठ जाते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ शायद अगर यही सूरत हाल रही जो आज है तो मोस्ट लाइकली शायद वो उस तरीके से कैंपेन नहीं कर सकेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, ना सिर्फ PTI के ऊपर 9 मई का जो सानिया है, जो रियासत के ऊपर हमला है, उनके रिकॉर्ड पे है। हम भूल गए हैं कि किस तरह जमान पार्क से पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए थे, इसमें कोई शक है? या वहां इनके कारकुनों ने पुलिस की गाड़ियां पकड़ के नहर के अंदर डबोई थी, या इन्होंने बाहर निकलकर पुलिस को डंडे मारे थे, और एक दिन नहीं मुस्तकिल कई दिन। लिहाजा इनका जो रिकॉर्ड है, और ये वही लोग हैं, लेकिन हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर इन्होंने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा दी PTI के कारकुनों ने, तो ये वही कारकुन है जो 2014 में भी डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर काबिज हुए थे, और वहां भी उन्होंने उस 2014 में भी इसी तरह, जिस तरह पंजाब पुलिस को उन्होंने जदोकोब किया था, इस्लामाबाद पुलिस के 150 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने इन्होंने जदोकोब किया था, और रिकॉर्ड है सारी बातें। तो लिहाजा उसके बावजूद, और कायरा साहब मुझसे एग्री करेंगे कि हम किसी जमात को बैन करने के हक में नहीं है, लेकिन अगर उस जमात के कारकुन कानून तोड़ेंगे तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। अगर मोहसिन नकवी कानून पर अमल दरामद कराएगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन बतौर जमात हम ये चाहेंगे कि तमाम जमातें इंतखाब में हिस्सा लें और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और उसी के तहत जो है पाकिस्तान के अवाम जिसको वोट देना चाहते हैं वो वोट दें। लेकिन इस बात की हम, ये सबसे बड़ी तवक्को जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भारी जिम्मेदारी है, और उसके बाद कागड़ साहब के ऊपर भी और मोहसिन नकवी साहब के ऊपर,
कि इंशाल्लाह ये जो इंतखाब होगा वो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम जिसको वोट डालेंगे उसी की हुकूमत बनेगी। ये नहीं होगा कि वोट किसी और को डाला और हुकूमतें कोई और बन जाए। ये हमारा तो मेन जो खुर्रम मकसद साहब, है वो कुछ यही है, काम आपको तमाम जमातें सियासतदानों को मौजूद हो। करना चाहिए। जो 9 मई के वाक़यात के अंदर बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे नौजवान हैं जो गिरफ़्तार हैं, उनके मतलब कोई नरमी का रवैया होना चाहिए। उस वक्त जो भी हुआ, मैं उसकी बिल्कुल उसका दिफा करने के लिए शायद पूरे पाकिस्तान में कोई ना होगा, वो यौम सियाह था और है, लेकिन उनको स्टेट को पार्डन करना चाहिए। ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ये वाक़यात हुए हैं, आप इतनी बड़ी तादाद में इस तरह लोगों को पनिश नहीं कर सकते, तो उनको पार्डन करने के नहीं लिए कुछ बातचीत सियासी लोगों को करनी चाहिए। मलिक साहब, लेकिन अगर देखें ना, अगर नौजवान जो हैं या खवातीन वो जिना हाउस लाहौर को आग लगा देंगे, या सिर्फ जिना हाउस को नहीं आग लगी, मैंने आपको बताया रेडियो पाकिस्तान को आग लगी, एक मोटरवे के टोल प्लाजा को आग लगी, एक मेट्रो बस के स्टेशन को आग लगी, चित्राल में एक स्कूल को आग लगी, बल्कि पेशावर में तो सर 150 वो तो जानवर लंबी जला लिस्ट है, दिए इन्होंने। तो अब देखिए वो यही तो बात किला है। अब बाला यहाँ हसार में, किला हाँ, चकदर्रा में, कैंटोनमेंट्स के अंदर, आईएसआई के ये ऑफिस के मियाँ अंदर, वो वाली में लंबी लिस्ट हाँ, है, वो अगर छोटी लिस्ट अगर नहीं है। अगर देखिए, बट वी अगर नो द तो कोई सर्कमस्टांसिस, आपको भी नहीं मालूम जो है, मुझे भी मालूम है। नहीं, अगर तो जुवेनाइल लोग हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उसके ऊपर जरूर बात हो सकती है। लेकिन जो एडल्ट्स हैं, चाहे वो मर्दो खवातीन हैं, आई थिंक ज्यादा हमारे पे जो फोकस करना चाहिए, और जो मोहसिन नकवी साहब से और दूसरे जो निगरान वज़राए आला हैं, वो ये है कि इनको बजाय लंबा अरसा जेल में रखने के, इनके ट्रायल्स हों और तेजी से हों, ताकि पाकिस्तान को ये पैगाम जाए कि आप इस तरह की अनारकी, इस तरह का बलवा, इस किस्म का रियासत का हमला नहीं कर सकते दोबारा। कायरा साहब, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का भी एक ओपिनियन आना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने उस ज़माने में भी, जिस ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंगिंग हुई और आपके लोगों को उठा के किलों में डाल के कोड़े मारे जाते थे, उस वक्त भी शायद आप में से कभी किसी ने इस तरह का रिएक्शन किसी एक जगह पे भी नहीं दिया। तो लेकिन जब इतनी तादाद में आपके वर्कर्स पकड़े जाएँ किसी एक पार्टी के, तो उसके मुतल्लिक़ रवैया और तरह से अपनाना चाहिए, गौर करना चाहिए। मलिक एटलीस्ट मेरी साहब, तो ये आपने राय है। आपने बड़ा ठीक आर्गूमेंट छेड़ा है। मसला यह है कि इसके लिए एक फिजा बनानी चाहिए। ये कोई आसान काम ना पिछली हुकूमत के लिए था, ना मौजूदा हुकूमत के लिए है, ना किसी सूबाई हुकूमत के लिए है, ना किसी इदारे के लिए है। जो कुछ हुआ है उसके लिए एक पहलू तो ये है कि अपने किए पे नदामत का इजहार तो हो। उन लोगों को, सारों को नदामत का इजहार करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना जी, और क़यादत को करना चाहिए कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कंडेम करते हैं, गलती हुई हम माफ़ी मांगते हैं कौम से, कोई हर्ज नहीं है इसमें। आप अपने किए पे नदामत करते हैं तो बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं फिर उसको मैं वकील बन सकता हूँ, लेकिन उसकी इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी। मैंने हमेशा कहा कि जब तक हमारे ज़िम्मे था, हम लोग इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना के डायलॉग का रास्ता खोलते रहे। हमने आखिरी दिनों में भी जब नामुमकिन था, आपको याद है कि मौलाना फजलुर रहमान बात करने को तैयार नहीं थे, हम फिर भी रह गए। और इलेक्शन के टाइम तक इत्तेफाक राय हो चला था और उसको तोड़ दिया प्रोसेस को। जो मलिक साहब जो करने की ज़रूरत है ना, एक बात, थोड़ा सा मैं वक्त आपका ले रहा हूँ, एक बात हमें आज ना यहाँ खड़े होकर 2023 में देखने की ज़रूरत है। हम सारे, आप भी, मैं भी, सब सियासी कारकुन भी, शाहीन साहब भी, हम सारे कह रहे थे और दुरुस्त कह रहे थे, मतलब वो गलत बात नहीं है, कि डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन बहुत सारे मसाइल का हल है। 4 असम्बलियाँ 2002 से लेकर अब तक 4 असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं विदाउट इंटरप्शन। हुकूमतें आती रहीं, जाती रहीं, केयर टेकर हुई, फलान हुई, लेकिन असम्बलियाँ 5-5 साल अपनी। सो डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन तो रही। अब 2002 में खड़े होकर देखिए 2023 में कहाँ है, या 2023 में खड़े होकर देखिए 2002 में कहाँ थे। तो मुझे आज इन्हितात नज़र आ रहा है, मुझे बेहतरी नज़र नहीं आ रही। तो हमें सीरियसली सोचना होगा ना कि सिर्फ डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन काम नहीं कर रही, क्या गलती है, क्या जो तजर्बे किए गए वो दुरुस्त थे, उसका कोई फ़ैसला निकला, माजी में जो किया उसका कोई फ़ायदा हुआ। और दूसरा, आज हमें ये भी देखना है कि आईने पाकिस्तान मौजूद है। आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, शाहीन साहब भी कह रहे हैं, अदालतें भी कह रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी कह, सब आइन को कह, और हम आइन के ऊपर अमल करने का एक मलम्मा साजी कर रहे हैं, एक पोज कर रहे हैं, हम उसकी रूह पे नहीं चल रहे। क्या आज अगर हम अपने अपने दायरों से बाहर निकल के सारे, मैं पार्लियामेंट को भी नहीं कह रहा, पार्लियामेंट भी बाहर निकली होगी, हुकूमतें भी इससे बियॉन्ड जाती होंगी, इस्टेब्लिशमेंट भी जाती होगी, अदालतें भी जाती हैं, आज फिर हमें एक और चार्टर की ज़रूरत है। सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए, सारी सियासी क़यादतें आगे बढ़े, इसमें किसी जमात को या जमातों के ग्रुप को एक लीड लेनी चाहिए। मैं अपनी जमात में बात करूँगा, हमें फिर ये कोशिश करनी चाहिए, हमने
MRD में, हमने ARD में, हमने COD में, हमने हर दौर में ये कोशिश की है। इस वक्त भी खान साहब को भी हम बचाना चाहते थे। अगर वो डायलॉग का रास्ता बंद ना करते तो शायद 9 मई ना होता, लेकिन हम आज भी समझते हैं कि वो रास्ता खुले, डायलॉग हो, इदारों को भी इस पर आके बिठाया जाए। अगर हमने अपने रूल्स ऑफ द गेम दोबारा रीनिगोशिएट करके उन पर अमल दरामद ना किया, फिर जो उससे बाहर गया उसको सजावार ना ठहराया, तो मलिक साहब ये मुल्क हमसे नहीं चला। शोएब साहब ये बात एज ए मेट्रो प्रिंसिपल बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। आपको आज भी एक COD की जरूरत है ताकि इस प्रोसेस मैं किसी को आप जमात को मजबूत कर एक्सक्लूड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सबको। जो कायरा साहब और आपकी राय है, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। आज जिस तरह आइन के होते हुए, कायरा साहब ने अच्छी बात की, आइन है, अमल दरामद नहीं है, बुनियादी हुकूक कागजों में लिखे हुए हैं, आपके नहीं हैं। आपके यहाँ सब कुछ होने के बावजूद आपकी अमल दरामद हो नहीं रहा, सबको आंखों के सामने नज़र आ रहा है। लेकिन मैं एक बात, जो मोहसिन नकवी साहब की ज़्यादा तारीफ़ात हो रही थी, मुझे बताएं नदीम अफजल चंद के बाप ने क्या कसूर किया था? क्या वो सियासत में है? उसको किस लिए उठा के ले गए? इसलिए कि नदीम अफजल चंद का छोटा भाई PTI में है। हमाद अजहर के बाप ने क्या कसूर किया था? 20 साल पहले वो पॉलिटिक्स छोड़ गए हैं, उसको उठा के ले जाने की क्या ज़रूरत थी? बात यह है कि अगर आप इस तरह की वायलेशन करेंगे, बुनियादी हुकूक की मुअत्तली करेंगे, एक्शन टू एक्शन तो किसी के काम को जस्टिफाई नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये देखें कि पिछले चंद सालों में जो कुछ आग पाकिस्तान में लगाई गई, 15 किलो हीरोइन डाल दी, किसी के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ के आप घुस गए, आपने किसी पे गद्दारी का मुकदमा गुजरांवाला में, साफियों से क्या आज मुझे ये बताएं, ये केयर टेकर का पॉलिटिक्स में गलतियां हुई हैं। सिर्फ एक सेकंड, मैं आपको घंटा पूरा बताता हूं, मैं उसमें नहीं जाना, वो हम इस तरह जस्टिफाई नहीं कर मैं सकते। सिर्फ लेकिन you need to have a COD today। आपको ब्रॉडर पिक्चर ये देखनी है कि आज आपको एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आज चाहिए। मैं एग्री करता हूं, जो आपने कहा, मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। लेकिन मैं एक बात, गलतियों का इकरार करिए और आगे बढ़ने की राह लीजिए। गलतियों का इकरार करिए, उसके बगैर नहीं हो सकता, उसके बगैर हो नहीं सकता। आपके दौर में क्या नहीं हुआ सर, लेकिन आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, अपनी गलतियों का इतराफ कर लें और आगे बढ़ने की तरफ। जो कुछ इन्होंने, जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है, कि अगर इनकी हम लिस्ट उठाएं तो एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी। गुजारिश सुने, हुकूमत आर्जी हो, केयर टेकर हो या परमानेंट हो, आइन और कानून के मुताबिक ही चल रहा है। बिल्कुल उस तरह चलनी चाहिए। आपकी हुकूमत की अगर यही गलतियां, यही जो है ओवरडूइंग्स, मैं आपको गिनाना चाहूं तो आप घंटा नहीं पूरी कर सकेंगे। मैं 4 घंटे गिनवा देता हूं, लेकिन उसकी तो फिर लिमिट कोई नहीं है। खुरम साहब आप क्या कहते हैं? लिमिट नहीं है। मलिक साहब देखिए, हम सब सियासत और जमहूरियत और की एक बात, 9 मई वाले वाक़े पे भी लाहौर हाई कोर्ट अगर फैसला उठाए तो आपको सारा कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। 9 मई का जो भयानक दिन था उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे घर जहां मोहम्मद अली जिन्ना ने कयाम किया हो, आपको याद है 2013 में किया उन्होंने, घर उनका था, जियारत उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया उसमें। जियारत रेजिडेंसी को जलाया गया, तो उसके बाद उसी को तामीर हुआ। तो लिहाजा जिन्ना के घरों को जो जलाना है वो या तो दहशत गर्दों ने किया है या तहरीक इंसाफ ने किया है। तो लिहाजा उन्हें जब तक इसके ऊपर वो संजीदगी से कौम के सामने आकर ये बात नहीं करते कि हम आइंदा ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी तरफ से, किसी भी तरफ से वायलेंस को एब्जॉर्ब कहते हैं जी, हम मजम्मत करते हैं, लेकिन वायलेंस एज ए टूल ऑफ पॉलिटिकल पावर। असल तो बात यह है कि जो तशद्दुद है या जलाओ घेराव है, सियासत में तो तशद्दुद की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो कुछ पिछले चंद सालों में धरने हुए, PTV स्टेशन पार्लियामान पे, इवन आपके दौर में जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, किसी को भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। खुरम दस्तगीर खान, कमर ज़मान, कायरा साहब, शोएब शाहीन साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।